वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है और ये इस सेशन का है पार्ट 3 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 में। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन बताइए क्या होता है? जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। आप सपोज कर लीजिए ये आपका सर्कल है और यहाँ आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है, आप गति कर रहे हो ऐसे। अब देखो इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, ये इसकी डायरेक्शन है। अब ये इस डायरेक्शन में हर वक्त क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। हर टाइम क्या होगी, दिशा जो है बदलती रहेगी। हर बार दिशा जो है बदलती रहेगी। बस यही है आपका क्या, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ठीक है, चलिए समझे। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पढ़ने के लिए, यहाँ देखो ये है अभिकेंद्रक बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रक बल क्या होता है? वृत्तीय पथ में किसी वस्तु को चलाने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्रक बल कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है वृत्तीय पथ में, यानी सर्कुलर, एक ऐसे सर्कुलर क्या है, पथ है ये आपका। वृत्तीय पथ में किसी वस्तु को चलाने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्रक बल कहते हैं। तो वृत्तीय पथ में कोई वस्तु कैसे चलेगी? सपोज कर लो ये वो एक वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने स्मॉल r मान ली, ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है। अब इसमें जो अंदर की तरफ, इधर अंदर की तरफ जो बल कार्य करेगा, अंदर की तरफ जो बल कार्य करेगा, यानी अंदर की तरफ जो बल कार्य करेगा उसे ही हम कहेंगे अभिकेंद्रक बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? चलो एक बार और समझो। सपोज कर लो ये हमारा पथ है, सर्कुलर पथ है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। ये सपोज कर लो अर्थ है, ऐसे मान लो, चलो ऐसा अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। ये हमने मान लिया अर्थ, ये हमने मान लिया मून। अब ये इसके चारों ओर सर्कुलर पथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो यहाँ अंदर की तरफ एक बल कार्य करेगा, अंदर की तरफ, उस बल को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, अभिकेंद्रक बल। ठीक है, समझ में आया? चलिए चलते हैं। अब इसके मेनली हमें पढ़ने क्या है, इसके एग्जाम्पल पढ़ने। तो इसके एग्जाम्पल में देखो, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति, समझे। यानी जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है ना, जो हम लॉन्च करते हैं, जैसे मौसम से संबंधित कोई सैटेलाइट है, हमने लॉन्च कर दी और वो पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से क्या करेगी, गति करेगी, ठीक है, गति करेगी ऐसे, इस तरह से। तो ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति। आगे है चंद्रमा की गति। चंद्रमा की गति भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है, यानी अभिकेंद्रक बल का उदाहरण है, ठीक है। आगे ये घड़ी की सेकंड वाली सुई की गति। खुद सोचना, खुद इन एग्जाम्पल पर खुद थोड़ा गौर करो। आपको ऐसा लगेगा कि एक बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है और वही बल हमारा क्या होता है, अभिकेंद्रक बल होता है, ठीक है, अभिकेंद्रक बल होता है, ठीक है, वही हमारा अभिकेंद्रक बल होता है। तो चलिए फिर, और यानी हमने 3 पढ़ लिए, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति, चंद्रमा की गति। आगे हमने पढ़ लिया घड़ी की सेकंड वाली सुई की गति। अब है वृत्तीय मार्ग पर गति करता धावक। वृत्तीय मार्ग पर गति करता धावक, ये वो धावक है, ये ऐसे करके गति कर रहा है। ये भी तो वही एग्जाम्पल है भाई, अभिकेंद्रक बल का ही तो है, ठीक है। आगे चलो बच्चों, वृत्तीय, अब इसमें दे रखा है वृत्तीय गति में दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अभी मैंने बताया इसी से पहले कि जब हम एक सर्कल, आप वृत्तीय गति करोगे तो इसकी डायरेक्शन जो है ना हर समय चेंज होती रहेगी। देखो डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं, आप घूमोगे इस तरह से, आप घूमोगे तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो रही है, इसका मतलब हर कंडीशन में क्या हो रही है, डायरेक्शन जो हो रही है चेंज हो रही है, ठीक है। हर एक कंडीशन में डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो वृत्तीय गति में
वृत्तीय गति में दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। यानी वृत्तीय, जबकि अगर हम ये बोलें, जबकि रैखिक गति की दिशा कैसी होती है, सुनिश्चित होती है, यानी फिक्स होती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। रैखिक गति इसी से करते हो, यही तो रैखिक गति है। बताओ रैखिक गति में आपने दिशा कहाँ बदली, इसमें आप सीधे ही तो गए ऐसे करके, इसमें कहाँ आपने दिशा बदल ली। तो रैखिक गति में जो दिशा होती है वो क्या होती है, रैखिक गति में फिक्स होती है और वृत्तीय गति में फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि वृत्तीय गति में दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है, जबकि रैखिक गति की दिशा सुनिश्चित होती है। अब एक और एग्जाम्पल ले लो कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी पिंड की चाल निकालनी है तुम्हें। जैसे ये वो एक पिंड है और ये गति कर रहा है, अगर इसकी चाल निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो बताओ वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ठीक है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसकी कैसे चाल निकालोगे, तो तुम फॉर्मूला लगाना v बराबर 2πr/t। अब 2πr क्यों लगाया है, हमें पता है वृत्त की जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंसेस, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr ही तो होती है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल वो होती है 2πr, और इसमें t कितना टाइम ले रहा है, कोई भी पिंड, कोई भी पार्टिकल कितना टाइम ले रहा है इसे चारों ओर घूमने में, उसके द्वारा लिया गया समय का हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो हमें मिल जाएगी उस पिंड की चाल, यानी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो वी हैव अ न्यू थिंग। चलिए देखते हैं और कुछ है। v इक्वल टू यहाँ चाल को डिनोट कर रहा है, t इक्वल टू वृत्तीय पथ के एक चक्कर में लिया गया समय ले रहा है, जो भी मैंने बताया था। r बराबर क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, रेडियस है। r बराबर क्या है, रेडियस होगी कि नहीं, जब कोई सर्कल होगा तो उसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इतना समझने के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल खत्म, अब है अपकेंद्रीय बल। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अब अपकेंद्रीय बल क्या होगा, आपने अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल पढ़ा था, अभिकेंद्रीय बल अभी पढ़ा था, और अभिकेंद्रीय बल में आपने पढ़ा था कि एक पिंड अगर वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो उसको अंदर की तरफ एक बल कार्य करता है, उसे ही हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अब ठीक इसका ऑपोजिट अपने दिमाग में सोचो, इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक पिंड, ये वो पिंड है, कोई भी पिंड ले लो, एक पिंड अगर वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो इसके बाहर की ओर भी तो एक बल कार्य करेगा नहीं कि नहीं करेगा, एक अंदर की ओर बल कार्य करेगा, एक बाहर की ओर बल कार्य करेगा, तभी तो वो वृत्त के चारों ओर घूम पाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, सिर्फ अंदर की ओर एक बल कार्य करता, तो वो पिंड तो इस पिंड में समा जाता, ठीक है, सर्कुलर पथ पे घूम ही नहीं पाता। तो जो बाहर की ओर बल कार्य करेगा उसे ही कहेंगे हम अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए ठीक है, जैसे ये सपोज करो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक मिनट रुक जाओ बच्चों, ये है आपका, ये वो मार्ग है जिस पर कोई पिंड गति कर रहा है, ठीक है, ये वो पिंड है, ये वो पिंड समझ लो, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस है, ठीक है। अब इस पर दो बल कार्य करेंगे, एक अंदर की ओर कार्य करेगा और एक बाहर की ओर कार्य करेगा नहीं करेगा। तो जो अंदर की ओर बल कार्य करेगा उसे कहेंगे हम अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की ओर काम करेगा उसे कहेंगे अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रीय बल। इसे ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज कर लो अगर ये पिंड का किसी पिंड के चारों ओर गति कर रहा है तो इसमें एक वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, एक वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी इसे इस तरह से खींचेगी, इसे इस दिशा में ले जाएगी, और एक बल जो है इसे इस ओर ले जाएगा, और एक बल इसे अंदर की ओर खींचेगा, ठीक है, समझे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक, अगर आप ध्यान से देखो।
तो ये आपका पूरा अपकेंद्रीय बल हो गया, पूरा आपको समझ में आया होगा। चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। पिंड के वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए अभिकेंद्रीय बल के प्रतिक्रिया में, मैंने अभी बोला ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट में, अभी मैंने पूरा समझा दिया ऑपोजिट में, अभिकेंद्रीय बल के प्रतिक्रिया में अभिकेंद्रीय बल के बराबर और उसके इक्वल, और उसके इक्वली, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर बैलेंस जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, बराबर, किंतु उसके विपरीत जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। यानी अभिकेंद्रीय बल के ऑपोजिट में और उसके इक्वल जो बल कार्य करता है उसे ही कहते हैं हम अपकेंद्रीय बल। ठीक है, चलिए क्लियर होगा ये। इसके एग्जाम्पल देख लो बच्चों, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, सर्कस में मौत के कुएं का खेल। देखा है आपने कैसे मोटरसाइकिल घुमाता रहता है सर्कस में, मौत के कुएं का खेल देखा है। एक बल, अब एक बल उसे अंदर की ओर खींचेगा और एक बल जो बल लगाएगा मोटरसाइकिल के थ्रू, वो बल उसे क्या करेगा, बाहर की ओर ले जाएगा, तभी तो मोटरसाइकिल इस तरह से घूमती रहती है। ठीक है, तो वो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, कपड़ा सुखाने की मशीन देखी है, तो कपड़ा सुखाने की मशीन जो होती है वो भी आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, खुद विचार करें, स्वयं विचार करें बच्चों, दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी तो इसी तरह से काम करती है। तो ये सब अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। अपकेंद्रित नामक यंत्र से किसी द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक किया जाता है। ठीक है, यदि किसी पानी से भरी बाल्टी को डोरी से बांधकर एक वृत्तीय मार्ग पर तेजी से घुमाया जाता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण जल बाहर नहीं निकलता है। ये वाला तो आपने खूब ही किया होगा अपने बचपन में। ये वो बाल्टी है और ये डोरी से बंधी है, या आप इसे हाथ से बांध के ही ऐसे ऐसे घुमाओ तो वो जो पानी है वो निकलेगा नहीं बाहर। किस कारण से नहीं निकलेगा भाई, एक बल तो इसे अंदर की ओर खींचेगा और एक बल इस पानी को बाहर की ओर खींचेगा, नहीं खींचेगा, एक बल बाहर की ओर खींचेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उस कंडीशन में जो पानी, जो जल है वो उससे बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। ये क्लियर है आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका, छोटा सा एक टॉपिक है ये, इसे और कर लेते हैं दोस्तों, फिर ये आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। इसमें दे रखा है, यहाँ दे रखा है गति के समीकरण। ठीक है, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप याद कर लेना। गति का प्रथम समीकरण, गति के समीकरण में हम लेते हैं पहला गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति का प्रथम समीकरण सबने पढ़ा है, क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। वेलोसिटी बराबर होती है क्या, प्रारंभिक, v बराबर क्या होता है इसका, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। ठीक है, अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो इसका अंतिम वेग कितना है। ठीक है, ये अंतिम वेग, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इसको कहते हैं प्रारंभिक वेग, हिंदी में प्रारंभिक वेग। ए v बराबर u प्लस ए टी, ये क्या है, ए क्या है इसमें, एक्सेलरेशन है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, और t क्या है, टाइम है, t सबको पता है, टाइम है। तो एक्सेलरेशन सबको पता है ना, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको त्वरण कहते हैं। तो पहला समीकरण हमने ये समझा कि गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, यह t समय में वस्तु द्वारा प्राप्त किए गए वेग को बताता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने दिया है। अब नेक्स्ट है आपका गति का द्वितीय समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण यह s दूरी तय करने में लिए गए समय को बताता है। ठीक है, यानी t समय में, सॉरी इसको ऐसे समझना, t समय में s दूरी तय कर, कितनी दूरी तय की जाती है t समय में, इसे ऐसे समझ लेना। नॉर्मली थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, तो t समय में s यानी कितनी दूरी तय की जाती है उसे कि हम s कह रहे हैं दूरी को। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी मैंने अभी बताया, u इक्वल टू क्या है आपका प्रारंभिक वेग, t क्या है आपका टाइम,
ए क्या है आपका एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और टी क्या है टाइम। ठीक है, कभी कभी इस ए की जगह हम स्मॉल जी यानी ग्रेविटी से भी इसको रख देते हैं। तो एस बराबर, इसका एक और समीकरण बन सकता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ। इसे एक बार और देख लो, इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। जी इक्वल टू क्या है, ग्रेविटी है कि नहीं, और जी की वैल्यू कभी कभी पूछता है तो आप बता देना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वो वेग है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यह एस। ठीक है, अब आते हैं गति का तृतीय समीकरण। तो गति का तीसरा समीकरण और है, उसके बाद चलिए देखते हैं। तो गति का तृतीय समीकरण बहुत ईजी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का तृतीय समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और मैंने बता दिया वी बराबर क्या, फाइनल वेलोसिटी, यू बराबर इनिशियल वेलोसिटी, और एस बराबर कितना, डिस्टेंस जो तय कर रही है, और ए इक्वल टू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो गति का द्वितीय समीकरण बराबर हो गया वी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यह एस दूरी तय करने में वस्तु द्वारा प्राप्त वेग को बतलाता है, कितना वेग। ठीक है, अब चलिए बच्चे, अब है इसमें कुछ मैंने दिया है नोट। यदि वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग सबको पता है 0 होगा, यही तो। अरे यार, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, कोई वस्तु अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका u बराबर क्या होगा, 0 ही तो होगा अगर रुकी हुई है तो सिंपल है। अब है, यदि वस्तु विरामावस्था में रुकती है, यानी चलने के बाद रुकती है, तो इसकी v बराबर क्या हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी नहीं होगी। जब अगर आप किसी बाइक को अगर रोकोगे तो लास्ट में जिसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट होगी वो 0 होगी नहीं होगी, यदि विरामावस्था में रुकती है। ठीक है, यदि वस्तु समान वेग से गति करती है तो एक्सेलरेशन कभी भी हमेशा 0 होगा, समान वेग से, यानी वेग को बदलती ही नहीं। अब वेग को अगर नहीं बदलेगी तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा। तो देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की दर को, एक बार बताओ, जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो भाई 0 होगा कि नहीं होगा, समझे। जब आप वेग में परिवर्तन ही नहीं करोगे तो एक्सेलरेशन आपका हर कंडीशन में 0 होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन 0 दिया है। तो इसका मतलब हम ये समझे, यदि वस्तु समान वेग से गति करती है तो त्वरण हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, इसको मैंने पहले ही बता दिया है। स्मॉल g बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा और रह गया है। चलिए, यहाँ यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो त्वरण g क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकोगे तो त्वरण g जो होता है उसे वो क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव। अब एक और क्वेश्चन आता है, पलायन वेग। कोई बता सकता है पलायन वेग कितना होता है किसी पिंड का? अगर पृथ्वी से अगर हम कोई वस्तु फेंकें तो उसका पलायन वेग कितना होगा, बताइए। तो सोच लिया आपने, तो पलायन वेग इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कोई वस्तु 1 सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर अगर दूरी तय कर ले तो इसका मतलब वो पृथ्वी से क्या होगी, बाहर चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक और टॉपिक क्या है, इसे भी कर लेते हैं इस सेशन में, फिर ये पूरा का पूरा पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका है बल आघूर्ण। क्या है आपका, बल आघूर्ण, इसे टो भी कहते हैं, टो। किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसे किसी अक्ष के प्रति घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला कैसा बल, बाह्य बल, एक्सटर्नल जो फोर्स लगती है उसे किसी अक्ष के प्रति घुमाने का प्रयास करता है।
ठीक है, यही होता है आपका क्या, बल आघूर्ण। इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ से, परिभाषा कभी नहीं आएगी। इसका मात्रक पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन मीटर। ठीक है, कभी कभी मात्रक पूछ लेते हैं। इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर होता है, ये याद रखना इसका मात्रक। पिंड को घुमाने के लिए उतनी ही कम बल की आवश्यकता होगी जितनी यदि बल की क्रिया रेखा वस्तु से दूर होगी। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए इसे देखते हैं, ये ऐसे क्यों कह रहा है। चलिए यहाँ से अभी समझ में आ जाएगा आपको। आपने देखा है, आपने कभी कोई, ये नल है हमारा, ठीक है, ये सपोज़ कर लो ये एक नल है, यहाँ से ये पानी दे रहा है, ठीक है, ये पानी की ड्रॉप गिर रही हैं और ये बाल्टी है, ठीक है। आप एक बार नल को यहाँ हाथ से चलाना, यहाँ पे ये आपका हाथ है, तो आपको क्या लगेगा, चलाने में प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। और एक बार आप इसको यहाँ से, इस लीवर को यहाँ से पकड़ लेना, ये लीवर है, ठीक है, इसको लीवर कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में। अब इसको यहाँ से चलाना, तो आप बड़े आसानी से ये नल चलाने में प्रॉब्लम, इसका मतलब आसानी से आप नल चला लोगे। तो इसका मतलब हम समझे क्या, ये समझे कि पिंड को घुमाने के लिए उतने ही कम बल की आवश्यकता होगी जितनी यदि बल की क्रिया रेखा वस्तु से दूर होगी। ठीक है, यही तो किया हमने। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका मतलब घरों में आटा पीसने की चक्की देखी है आपने, उसका जो होल होता है वो यहाँ पे होता है, और यहाँ हमारी मम्मी या हमारी जो भी बहन जी हैं वो यहाँ हाथ पकड़ के इसको ऐसे घुमाती हैं। ठीक है, यहाँ नहीं होता कभी भी। ठीक है, कुम्हार का चाक तो सबने देखा है गाँव में, कुम्हार का चाक होता है वो यहाँ पे एक डंडा लगाता है इस तरह से, और इस तरह से उसको ऐसे मोशन कर देता है। देखो देखो बल की क्रिया रेखा, इसका मतलब हम समझेगा बल, यानी हम समझेगा पिंड को घुमाने के लिए उतने ही, पिंड को घुमाने के लिए उतने ही कम बल की आवश्यकता होगी जितनी यदि बल की क्रिया रेखा बिंदु से दूर होगी। तो देखा अभी वो तो यानी घरों में आटा पीसने की चक्की और कुम्हार का चाक, ये दोनों एग्जाम्पल समझ गए। और एक मैंने नल का भी एग्जाम्पल दिया था, पानी निकालने का हैंड पंप, और घरों के दरवाज़ों के कब्जे। कभी एकदम साइड में ही क्यों लगाते हैं, घरों का जो दरवाज़ा होता है इस तरह का, हम इसे यहाँ क्यों लगाते हैं, हम इसे इधर भी तो लगा सकते हैं। अगर यहाँ लगाएंगे कब्जे तो यहाँ ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स उतनी ही ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब याद रखना, ये सब बल आघूर्ण के एग्जाम्पल हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है, बल आघूर्ण पूछता है क्वेश्चन में। बल आघूर्ण एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा कि पानी निकालने के हाथ का पंप किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट है। जड़त्व आघूर्ण को कहते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, इसको करते हैं। चलो यानी पहले ये समझो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया होता है मेजर मास। क्या होता है, मेजर मास, नॉर्मल समझो इनर्शिया क्या होता है। और वैसे जड़त्व होता क्या है, यानी कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर अपनी जिस अवस्था को, वह जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर कांस्टेंट है, या तो गति कर रही है या स्थिर अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में रहना चाहिए, वही जड़त्व होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व तो हमने समझ लिया, मास ऑफ, तो ये मेजर मास है ना, मेजर मास जो होता है। अब ये समझते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के प्रत्यय विरामावस्था में है, ठीक है, या घूर्णन गति कर रहा है, तो हमें उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए एक बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। मैंने अभी बोला कि अगर कोई भी चीज़ अपनी कांस्टेंट पोजीशन में है, यानी स्थिर अवस्था में है, तो वो अपनी इस अवस्था को बनाए रखना चाहेगी। या वेलोसिटी में है या गति कर रही है तो वो गति अवस्था में रहना चाहिए, और इसे ही हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व जो होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु इस तरह है तो वह इस तरह रहना चाहेगी, या गति कर रही है तो वह गति करना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जड़त्व भी तो यही चीज़ है। अगर कोई वस्तु कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगर वेलोसिटी है, अगर गति कर रही है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहिए, वही जड़त्व होता है। अब सेम जड़त्व को हम क्या कहेंगे, यदि कोई वस्तु, जड़त्व आघूर्ण, यदि कोई वस्तु यदि कोई पिंड किसी अक्ष के प्रत्यय विरामावस्था में है या घूर्णन गति कर रहा है,
तो हमें उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए एक बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, ठीक है, और वही होता है आपका जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। और बल आघूर्ण मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, बल आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, तो ये क्लियर होगा। अगर इसे ऐसे समझ लो, अगर कोई चीज़ घूम रही है, इसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई चीज़ घूम रही है तो घूमती ही रहेगी, और रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई क्या लगा दें, कोई एक बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। यही होता है आपका जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। इसके एग्जाम्पल देख लो जो आते हैं, उदाहरण बैलगाड़ी, साइकिल और रिक्शा, देखा है ना सबने, आदि के पहियों की रिम भारी होती हैं, लेकिन बीच में देखना, बीच में खोखली होती है, नहीं होती हैं, बीच में हॉलो होती हैं, बीच में खोखली बनाई जाती है, बीच में क्या बनाती है, खोखली, भारी तथा मोटी किंतु बीच में खोखली होती हैं। ऐसा जड़त्व आघूर्ण बनाने के लिए होता है जिससे कि वो रुक जाएं। अगर गति कर रही हैं या भ्रामवस्था में हैं तो उस पर एक बल लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए, उसे ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। चलिए आगे 2-3 टॉपिक और हैं, इसे भी कंप्लीट कर लो बच्चों। ये है आपका घर्षण, क्या है, फ्रिक्शन। सबको पता है घर्षण क्या होता है। जब यार ये अगर आप नॉर्मल एग्जांपल लो, घर्षण जब दो वस्तुओं को अगर मैं इस तरह से रगड़ूंगा तो उनके बीच में क्या पैदा होगा, एक फ्रिक्शन पैदा होगा कि नहीं होगा। ये इस तरह से ये जो होगा, यही आपका घर्षण है। नॉर्मल शब्द यही घर्षण है। बस आप कभी फर्श पे चलते हो, फर्श और आपके पैर के बीच में एक बल उत्पन्न होता है, उसे ही हम कहते हैं घर्षण, ठीक है। अब देखो कैसे समझेंगे इसे। यदि यह वह गुण है जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य उत्पन्न प्रतिरोधी बल, ठीक है, जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करता है, ठीक है। इतना टिपिकल मत समझना, सिर्फ इतना समझ लो कि अगर घर्षण बल नहीं होता तो आप किसी भी जगह चल नहीं पाते, पैदल नहीं चल पाते, ना कोई वाहन चल पाता, ना कोई गाड़ी चल पाती, ठीक है। फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसका फ्रिक्शन को कैसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी फर्श पे हो, ये वो फर्श है, ये वो सरफेस है या फर्श है, यहाँ आप साबुन का पानी डाल दो या ऑयल डाल दो, ठीक है, या ऑयल डाल दो और फिर उस पर चलना है ऐसे करके, तो क्या होगा, घर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। बल क्या होगा, घर्षण बल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा बल, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या हो जाओगे, आप गिर जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब घर्षण बल आपको क्या करता है, चलने में सहायता करता है, ठीक है। समझ गए। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है इसके, मनुष्य या जानवरों का सतह पर चलना, कार या बस में ब्रेक लगाना, ठीक है। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट या स्नेहक का प्रयोग करते हैं। अरे यार मशीनों में हमेशा घर्षण कम करना होता है, नहीं तो मशीनों के पुर्जे घिस नहीं जाएंगे, इसलिए हम उसमें लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। कुछ भारी मशीनों में घर्षण के लिए लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और ग्रेफाइट आपको पता है, ठीक है। चलो क्लियर है। आप इसके बारे में और जानना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करते हो, कमेंट कर सकते हो ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। चलो आज का सेशन काफ़ी ओवर हुआ, थैंक यू।